हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरपीएल। फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हैं, सीजीपीएससी ने अभी 12 अगस्त को, आप देख पा रहे होंगे, दो दो नोटिस जारी किया है। तो पहला नोटिस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद दूसरे नोटिस के बारे में बताऊंगा। ओके, तो पहला नोटिस आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो है, जो छत्तीसगढ़ पीएससी और एक मिनट और सामान्य प्रशासन विभाग की जो चपरासी की या भृत्य की जो वैकेंसी निकली थी, उसके संबंध में नोटिस आया है। तो देखते हैं हम क्या बोला गया इस नोटिस में। तो आप देख पा रहे होंगे, जो लिखित परीक्षा होगी 25 सितंबर 2022 को, ये सारा कुछ सेंटर दिया हुआ है, मतलब जिला जिला दिया हुआ है, यहाँ के निर्धारित सेंटर्स में होंगे। ओके, और मेन जो मुद्दा है ये है कि प्रायः यह देखा गया है कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय परीक्षा केंद्र का चुनाव अपने गृह जिला में न करते हुए अन्यत्र जिले में करते हैं, ये बोल रहे हैं इसमें। ओके, तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थी द्वारा वित्त विभाग के नियमानुसार अपने निवास स्थल से परीक्षा केंद्र तक की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का दावा प्रस्तुत किया जाता है। बोल रहे हैं कि कई विद्यार्थी या अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो अपने गृह जिला या फिर जहां वो रहते हैं उस जिला में सेंटर ना डालकर दूसरे जिला में वो क्या कर देते हैं, सेंटर डालते हैं। तो उन्हीं के बारे में बोला गया है, और वो यात्रा भत्ता के लिए क्या करते हैं, दावा करते हैं कि हमें यात्रा भत्ता चाहिए, ऐसा करके। ओके, आगे आप देख पा रहे होंगे, विदित हो कि वित्त निर्देश 23/11 दिनांक 7/6/2011 के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित भृत्य परीक्षा 2022 एवं आगामी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को उनके गृह जिले के समीपस्थ परीक्षा केंद्र तक की यात्रा के लिए भत्ता का भुगतान किया जाएगा। मतलब आपको पता होगा, जो ST SC होते हैं उनको और OBC लोग को संभवतः क्या दिया जाता है, यात्रा भत्ता। ओके, तो उन्हीं के बारे में बोला गया है। और वो अपने गृह जिला को छोड़कर अन्य जिले में क्या कर देते हैं, भत्ता के लिए अप्लाई करने के बाद वो भत्ता का मांग करते हैं। तो ये बोला गया है। तो इसमें बोला गया है कि यदि वो गृह जिला को छोड़कर, खुद के जिला को छोड़कर अन्य जिले के परीक्षा केंद्रों में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी, यह बोला गया है। अगर आप दूसरे जिले में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ आपको उसके लिए जो है नहीं दिया जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। यदि अभ्यर्थी के गृह जिले में परीक्षा केंद्र निर्धारित नहीं है तो समीपस्थ जिले के परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भत्ता देय होगा। ओके, अगर आप जिस जिला में रह रहे हैं वहाँ केंद्र निर्धारित नहीं है तो आप अपने पड़ोसी जिले में जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं और वहीं के लिए आपको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यह हो गई पहली नोटिस। अब चलते हैं दूसरे नोटिस में क्या बोला गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो कन्फ्यूज़न है, प्रॉब्लम है, वो सेंड कर सकते हैं। हम आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अपनी समझ के हिसाब से, अपने सूझबूझ के हिसाब से। दूसरा नोटिस के बारे हम देखते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसे आपको पता होगा कि कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो दिव्यांग में आते हैं, और उनका कई ऐसे होते हैं जिनका दोनों आँख नहीं होता है या फिर पूर्णतः अंधे होते हैं, या कई ऐसे होते हैं जिनका दोनों हाथ नहीं होता है। तो उनके संबंध में बोला गया है कि ऐसे भी उक्त परीक्षा में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हो, या ऐसे अभ्यर्थी जिनके दोनों हाथ नहीं हैं या अपने बाएं दाएं दोनों हाथों का उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें मेडिकल बोर्ड का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र, सिविल सर्जन का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा सहलेखक रखे जाने की अनुमति दी जाएगी। ओके, आपको क्या करना है, आयोग को चिकित्सकीय प्रमाण पत्र और सिविल सर्जन का या दोनों में से एक का आपको क्या करना है, प्रस्तुत करना है चिकित्सकीय प्रमाण पत्र। तो आयोग द्वारा आपको सहलेखक की व्यवस्था की जाएगी। और उसमें भी बोला गया है
कि अगर आप शैक्षणिक मतलब आप कैसे आदमी को सह लेखक के रूप में ले जा सकते हैं, तो आपको पता होगा इसमें 8वीं पास मांगा गया है। तो आपको ऐसे अभ्यर्थी मतलब सह अभ्यर्थी या फिर सह आपको साथी ऐसे ले जाना है जो कम क्या हो, अधिकतम 7वीं पास हो। अगर आप 8वीं पास हैं तो आपका जो मतलब लेखक रहेगा या फिर साथ में जो लेके आप जाएंगे उसको आपको मात्र 7वीं पास होना चाहिए। ओके। और आयु भी उसमें बोला गया है कि 18 वर्ष उसका पूर्ण हो जाना चाहिए। तो ऐसे आपको इसमें बोला गया है अभ्यर्थी सह लेखक की सुविधा प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए सह लेखक की 2 पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र के संबंध में शपथ पत्र, सह लेखक के रूप में कार्य करने के संबंध में उसकी सहमति, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्वघोषणा पत्र बोलेंगे, 30 अगस्त तक क्या करना है आयोग को, आयोग के कार्यालय में अनिवार्य रूप से स्वयं और सह लेखक के साथ उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। ओके। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको याद रखना है 30 अगस्त तक आपको ये सारी चीज कर लेनी है। ओके। अब सह लेखक की शैक्षणिक योग्यता 7वीं उत्तीर्ण से अधिक पाई जाती है तो उनके विरुद्ध क्या हो जाएगा, कानूनी कार्यवाही होगा। तो फ्रेंड्स यही आपको देना था न्यूज़। बाकी आपको ये सबको तो पता ही है कि आपको क्या कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना है। अभ्यर्थी अपने डिजिटल डायरी, कैलकुलेटर, सेल फोन, पेजर या फिर स्मार्ट वॉच लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। और वीक्षक जो रहेंगे, केंद्र अध्यक्ष रहेंगे, उनकी आदेशों को या फिर निर्देशों को क्या करना है, मानना है। इधर आप देख पा रहे होंगे इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है और स्व घोषणा पत्र दिया हुआ है। इसको आप जल्दी से जल्दी कर लें अगर आपको ये चाहिए तो। ओके। बाकी अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस पाने के लिए। ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहेगा, सिखाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।